ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज यू आर अजनबी एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 34 to 35 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आरुषि के ये कहने पर कि वो खुद को बेकसूर साबित करना चाहती है, आदित्य समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। अब आदित्य को चिंता नहीं थी कि आरुषि उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है। आदित्य ने आरुषि से कहा, तो तुम क्या करने की सोच रही हो? आरुषि ने आदित्य से कहा, वो जो सबूत तुमने और आहान ने मुझे बताया था माया के बारे में, उस वक्त जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी। आरुषि ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें मिस्टर सिंघानिया को दिखा दूं। आदित्य ने उससे कहा, उससे कोई फायदा नहीं है। आरुषि ने उसके तुरंत जवाब पर हैरान होकर पूछा, पर क्यों? उससे साबित हो जाता है कि माया ने जो किया है वो गलत है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, पर जब तुम वो सब बताओगी तो ये भी पता चल जाएगा कि उस फोटो में मैं हूँ, और जब वो लोग तुमसे इस बारे में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? आरुषि ने कहा, यही कि तुम मेरे हस्बैंड हो, पर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताऊंगी। आदित्य ने उसकी इस बात पर प्यार से देखा, उसके माथे को चूम लिया और आगे कहा, यही तो बात है। ये बात जानने के बाद कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो तो यही कहेंगे कि यह सब माया की नहीं तुम्हारी चाल है। तुम A0 ने चाल में कामयाब नहीं हो पाई तो अब माया की शादी बर्बाद करने आई हो, और ना जाने क्या क्या करेंगे। आरुषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसे उसकी बात ठीक लगी। वो आखिर किससे क्या कहेगी कि उस पर धोखा देने का आरोप लगा था? अगर वो ये कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है और बाद में वही आदमी उसका पति निकला तो इसका मतलब क्या है? आरुषि ने भी अब खुद को बेकसूर साबित करने का ख्याल छोड़ दिया। उसे उन घटिया लोगों पर अपना समय नहीं बर्बाद करना था। आरुषि ने उससे कहा, तो अब क्या करूं? उस सिंघानिया मेंशन से इनविटेशन आया था मुझे, क्योंकि सभी लोग ये पूछ सकते हैं कि घर की दूसरी बेटी कहाँ है, और तो और विशाल की शादी जो कि पहले आरुषि से होने वाली थी, अब माया से कैसे? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, तब मैं क्या करूंगी? आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस बात के लिए वो लोग तुम्हें वहां बुला रहे हैं, बात कुछ और है। आदित्य वाकई समझदार था, उसे पता चल जाता था कि बात क्या है। आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो चाहती है कि मैं वहां आऊं और अपनी आंखों से देखूं कि विशाल किसी और को अंगूठी पहना रहा है, ताकि यह सब देख मेरा दिल जले। उसकी बात कहने के बाद आदित्य ने कहा, तो तुम्हें क्या जलन होने वाली है? आरुषि समझ गई कि आदित्य उसके साथ मस्ती करने के लिए सवाल कर रहा है। उसने आदित्य से कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने आदित्य के चेहरे पर उंगली चलाते हुए कहा, बुरा तो मुझे तब लगा जब वो चपरासी तुम्हें देखती है। आदित्य समझ गया कि आरुषि किसकी बात कर रही है। वो हंसने लगा तो उसकी वाइफ को उसके जलन होती है, ये तय जान वो खुश हो गया। वो आरुषि को अपनी गोद में उठाए हुए ही खड़ा हो गया और अपने रूम में बने सीक्रेट रूम में जाने लगा। आदित्य ने उससे कहा, तो चलो आज मैं तुम्हारा ये जलन यही खत्म कर देता हूँ। आरुषि ने उनसे कहा, मतलब? और हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य अब तक आरुषि को सामने की दीवार तक ले आया। उसके बाद उसने आरुषि से कहा, वो बटन प्रेस करो। आरुषि ने वैसा ही किया। अचानक ही वो दरवाजा दो टुकड़ों में बट गया और एक बड़ी सी गलियारे से होते हुए आदित्य उसे एक आलीशान बेडरूम में ले गया। वो बेडरूम काफी सुंदर और लग्जरियस था। आदित्य ने उसे नर्म से मुलायम बेड पर काफी ध्यान से लेटाया, जैसे आरुषि कोई कांच की गुड़िया हो, और वो खुद भी उसके ऊपर आ गया। आरुषि समझ गई कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। आरुषि ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य ने उससे कहा, क्यों नहीं? आरुषि ने उसे कहा, हम अभी ऑफिस में, अगर कोई आ गया तो, और वैसे भी दरवाजा खुला है। आदित्य ने उसके गाल पर किश कर कहा, जब तक मैं इजाजत ना दूं तब तक कोई नहीं आ सकता। ये कहने के बाद उसने साइड टेबल से रिमोट उठाया और उस पर लगा बटन दबा दिया। अब वो सीक्रेट रूम का दरवाजा पहले की तरह दीवार बन गया था और बाहर के केबिन भी लॉक हो गया था। इसके बाद उसने आरुषि से कहा, वैसे भी मैंने में ऑफिस में कभी यह सब एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो क्यों ना? उसकी बात सुन हैरानी से आरुषि का मुंह खुल गया, पर वो कुछ बोल ना पाई क्योंकि आदित्य ने अपने होठों से उसके होंठ बंद कर दिए थे। आदित्य ने अपनी जीभ उसके मुंह में डाली और उसकी जीभ के साथ खेलने लगा। फिर उसने आरुषि के साथ भी वैसा ही किया। आरुषि ने भी खुद को नहीं रोका, वो भी आदित्य का बराबर साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब आरुषि को सांस
लेने को प्रॉब्लम हुई तब आदित्य ने उसे छोड़ा। आरुषि सांस ले रही थी कि आदित्य ने उससे कहा तुम काफी जल्दी गिव अप करती हो, मेरा फायदा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती तुम पर। उसकी बात सुन आरुषि को गुस्सा आया, पर यह बात कहीं ना कहीं सच थी। आदित्य का चार्मिंग लुक और उसकी स्किल्स है ऐसे कि आरुषि कभी रोक ही नहीं पाती थी। ज्यादा देर तक आरुषि ने उससे कहा तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, ये बोल उसने उसके कान पर बाइट किया। आदित्य को हल्का दर्द हुआ। उसने हंसते हुए कहा इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा मुंह बंद कर देता हूँ ताकि तुम बिल्ली की तरह हमला ना करो, पर तुम्हारी किसिंग स्किल काफी काम है जिस वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ता है। पर तुम हो कि यह बोल वो अपने हाथ से उसके पेट पर गुदगुदू करने लगा जिससे आरुषि को काफी हंसी आ रही थी। उसने उससे कहा अरे अरे रुको नहीं बस, अच्छा मैं हार मानती हूँ। उसके ऐसा कहने पर आदित्य ने उसे छोड़ा। फिर क्या था, वो लोग फिर एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद ऑफिस में उन दोनों के कपड़े बेड से नीचे थे। वो लोग एक दूसरे को ढेर सारा प्यार किया। आरुषि थक के सो गई। आदित्य ने उसे देखा तो उसने उसके कपड़े अच्छे से पहनाए आराम से और उसे अच्छे से कंबल से ढका और खुद के कपड़े पहन बाहर आया। आदित्य ने आहान को बुलाया और उससे सिंघानिया के बारे में जानकारी ली। आदित्य ने आहान से कहा ठीक है आज आरुषि वहां जाएगी। आहान ने कहा पर भाई, आदित्य ने कहा मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आहान अब समझ गया था, अब उसे अपनी भाभी की चिंता नहीं हुई, वो सब संभाल लेंगे। आहान ने आदित्य के कहने पर सारी तैयारी कर ली और वहां से चला गया। आदित्य ने उसके जाने के बाद कहा तो आज मैं फाइनली अपने इन लॉस से मिलूंगा। ये कह वो अपने काम करने लगा। शाम का वक्त 4 बजे आरुषि उठी और खुद को बिस्तर पर अकेला पाए उसे बहुत गुस्सा आया। यह आदित्य हमेशा यही करता था, उसे हमेशा बेड पर अकेला छोड़ देता था। आरुषि ने ये सोचा कि वो ऑफिस में नहीं है तो आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा और यह इंसान हमेशा छोड़ देता है, क्या ये यहाँ सोफे पर काम नहीं कर सकता था। आरुषि थोड़ा गुस्से में उठी और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने हाथ बांध आदित्य को देखा जो फाइल के पन्ने बदल रहा था। आरुषि उसे घूर रही थी। आदित्य को लगा कि कोई उसे घूर रहा है तो उसने उस तरफ देखा, पाया कि आरुषि वहां है। आरुषि को वहां देखा। आदित्य अपने फाइल को बंद किया और उसके पास गया। आरुषि पीछे जाते हुए थोड़ा नाराजगी में बोली कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। आदित्य मुस्कुराते हुए आरुषि के करीब गया पर आरुषि ने उसे थोड़ा गुस्से में मना कर दिया। आदित्य की भौहें सिकोड़ गई। आरुषि का उसे अपने करीब आने से मना करना आदित्य को अच्छा नहीं लगा। आदित्य फिर भी उसके करीब गया और उसके कमरे पर हाथ डाल उसने अपने करीब कर लिया। आरुषि अपने आप को छुड़ा रही थी पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा कोशिश करना बेकार है। उसकी बात सुन आरुषि रुक गई और घूर कर उसे देखने लगी। आदित्य ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बिना किसी भाव के कहा वो क्या है ना, जब कोई मुझे किसी काम करने के लिए मना करता है तो मैं उसे और करता हूँ, वो भी बड़ी शिद्दत के साथ। ये कहते हुए उसने उसके कान पर हल्का बाइट किया जिससे आरुषि की हल्की आह निकल गई। आदित्य ने उससे कहा यह इसलिए ताकि तुम आगे चल के मेरी बात को अनसुना ना करो और मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करो। ये बोल वो उसे किश करने लगा। ये काफी दर्द भरा था। आरुषि को दर्द हो रहा था। वो अभी अभी तो उसके साथ बेडरूम में थक गई थी और अब ये इंसान फिर से। आरुषि ने उसे दूर करने की कोशिश की पर आदित्य दूर नहीं हुआ तो आरुषि रुक गई। अब उसमें ताकत नहीं थी। आरुषि के आंख के कोनों से आंसू निकल रहे थे। जब आदित्य कुछ नमक का टेस्ट लगा तो उसने आरुषि को छोड़ा। वो उससे पूरी तरह से अलग नहीं हुआ। उसने आरुषि को देखा, उसके आंखों से आंसू थे। ये देख उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, उसने उसे चोट पहुंचाई। आदित्य को आरुषि के आंख के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगाया। आदित्य ने कहा सॉरी, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। आरुषि उसके गले लगे सिसक रही थी। आदित्य ने उससे कहा वैसे ये बताओ तुमने मुझे रोका क्यों? आरुषि ने सिसकते हुए कहा वो मैं अंदर थी, तुम नहीं थे वहां पर तो मैं डर गई। बाहर आई तो तुम यहाँ अपना काम कर रहे थे। उसने आदित्य से दूर होकर आगे कहा तुम अंदर भी तो काम कर सकते हो, हमेशा मुझे छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं, तुम मुझे छोड़कर जाते हो, वो भी हर बार। ये बोल वो नाराजगी से उसे देखने लगी। उसकी बात को सुन आदित्य को समझ आया कि आरुषि क्या कहना चाहती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि जब वो उठे तो आदित्य को अपने सामने देखे। आदित्य को लगा कि उसने गलत किया है। हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरुषि आज पहली बार ऑफिस आई थी तो उसे उसके साथ रहना चाहिए था। आदित्य ने
उससे कहा अच्छा ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर आरुषि ने उससे कहा पर क्या? आदित्य उसे मुकुराते हुए बोला वो मैं आज जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले चालूं। ये कहते हुए उसने उसके गाल को प्यार से सहलाया। आरुषि को उसका ये टच अच्छा लग रहा था। उसने उससे कहा बाहर, लेकिन कहा। आदित्य ने उसके माथे को किस करते हुए कहा फिलहाल तो हम सबसे पहले वहां जाएंगे जहां सिंघानिया फैमिली इस वक्त जश्न मना रही है, उसके बाद हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। आरुषि ने जब ये सुना कि वो माया का फंक्शन में जाने के लिए आदित्य बोल रहा है तो वो हैरान हुई। क्या अभी उसने नहीं कहा था कि कोई मतलब नहीं? तो अब आदित्य क्या करना चाहता है? आदित्य समझ गया कि आरुषि क्या सोच रही है। उसने उससे कहा मैंने तुमसे सबूत दिखाने के लिए मना किया था, वहां जाने के लिए नहीं। और वैसे भी तुम मेरी फैमिली से तो मिल चुकी हो, क्या तुम मुझे नहीं मिलाओगी सिंघानिया से? यह बोल वो उसे देखने लगा। आरुषि ने उसे ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की पर वो ठहरा। आदित्य धनराज गिर, भला उसे कोई कैसे समझ सकता है? वो एक राजा की तरह है, बिना बोले सब पर वार करता है। आरुषि ने उससे कहा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आदित्य समझ गया कि आरुषि उसके बारे में क्या सोच रही है। आदित्य ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और टेबल से एक पैकेट उठाया और आरुषि को देते हुए बोला जाओ तैयार हो जाओ, आज हम फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं। उसकी बात सुन आरुषि ने वो पैकेट लिया और अंदर चली गई। अब वो अच्छे से तैयार होना चाहती थी क्योंकि यह सही था, आज वो अपने पति आदित्य के साथ पहली बार बाहर जा रही है। ये सोच वो खुश होते हुए तैयार होने लगी। यहाँ बाहर आदित्य ने आहान से सब कुछ रेडी रखने को कहा। दूसरी तरफ विशाल का घर, विशाल अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसने अपने आप को अच्छे से तैयार किया और एक बार आईने में खुद को देखने लगा। यह वही शेरवानी थी जो आरुषि को अच्छी लगी थी और वो चाहती थी कि विशाल ये पहन उसके सामने आए और उसे सगाई की अंगूठी पहनाए। विशाल को आईने में आरुषि को परछाई दिखी, जिसे देख विशाल के चेहरे पर एकाएक मुस्कान आ गई। आईने में आरुषि के परछाई ने विशाल से कहा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किसी को ना देखने दूं, सिर्फ मैं ही तुम्हें देखूं। इसके बाद वो परछाई हंसते हुए गायब हो गई। विशाल ने हाथ बढ़ा के रोकना चाहा पर वो गायब हो गई। विशाल को ध्यान आया कि वो क्या कर रहा था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। विशाल ने आईने में देखा और गुस्से से कहा नहीं, तुम मुझे अब कभी ना देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने आओ। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मेरी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बोलने के बाद वो रूम से बाहर चला गया तो वही मूनलाइट होटल में वहां पर सगाई की पूरी तैयारी कर ली थी। आज सिंघानिया परिवार बहुत खुश था और सभी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत कर रहा था। तो वही रूम में माया एक नीले रंग लहंगे को पहनी हुई थी। वो तैयार होकर अपने आप आईने को में देख रही थी। उसके चेहरे पर घमंड से भारी मुस्कान थी। उसने आज आरुषि का सब कुछ उससे ले जो लिया था। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।